हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मैं नाम उत्कर्ष सिंह है, मैं टाटा गूगल से। ठीक है, हम यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लगभग 2024 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर 2024 का है। ठीक है, CVT UG का है। कौन से का है? CVT UG। ठीक है, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, चाहे अगर PG लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है CVT UG एग्जामिनेशन की? वो ये है कि आप जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरा का पूरा आपकी NCERT से होते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं? NCERT से होते हैं। और NCERT में पूरा का पूरा कहाँ से होगा? 12th की NCERT से होगी। ठीक है, तो 12th की NCERT में आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 11th की NCERT वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, तो कई सारे एग्जामिनेशंस में NCERT का जो 11th वाला पार्ट है वो नहीं आता। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना सिलेबस देख लीजिएगा। और सिलेबस में अगर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होगी, अगर हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तो वो कहाँ से आएगा? क्लास 12th की NCERT से आएगा। ठीक है, चलो 2024 का ये पेपर है। इसके भी जैसे कई सेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला सेट है, सेट 2 होगा, इसी तरीके से सेट 3 होगा, फिर 2023 का होगा, उसका सेट 1 होगा, सेट 2 होगा, ऐसे करके होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी वॉल्यूम? जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा लास्ट में, इसका नाम था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करके चैप्टर था। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग जो कि कॉन्स्टिट्यूशन था वो कितने वॉल्यूम्स में था? यहाँ पे ये पूछा है 3, 12, 13 या 11, कितने वॉल्यूम्स में था? ठीक है, भारत के संविधान के प्रारूप में कितने खंड थे? 3, 12, 13 या 11? तो कितने प्रारूप थे? वो थे 11 वॉल्यूम्स थे उसमें। कितने वॉल्यूम्स थे उसमें? 11 वॉल्यूम्स हुआ करते थे। ठीक है, इसको अडॉप्ट कब किया गया था? सभी को पता है, इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इट हैज बीन अडॉप्टेड 26 जन 1950। ठीक है, चलो, ड्राफ्टिंग कमीशन के मेंबर्स कितने थे, उनका चेयरमैन कितना था, ये सब भी आप चीजें देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There was a substantial agreement among the leaders on one central feature of the constitution. It was संविधान के केंद्रीय विशेषता पर नेताओं के बीच पर्याप्त सहमति थी। वह क्या थी जिसके बीच में नेताओं में एक तरह की पर्याप्त सहमति थी? सभी लोग जिस चीज से सहमत थे, तो वो कौन सी चीज थी? टू ग्रांट फ्रेंचाइजीज ओनली टू यूथ। फर्स्ट पॉइंट, केवल युवकों को मताधिकार प्रदान करना। सेकंड पॉइंट, ग्रांटिंग वोट टू एवरी एडल्ट इंडियन, प्रत्येक वयस्क भारतीयों को वोट देना। थर्ड पॉइंट, टू डिनाई वोटिंग राइट्स टू वुमेन, महिलाओं को मतदान देने के अधिकार से वंचित करना। फोर्थ पॉइंट, टू स्लोली ग्रांट वोटिंग राइट्स टू ओनली मेन, धीरे धीरे केवल पुरुषों को ही मतदान का अधिकार देना। ठीक है, तो इन चार ऑप्शंस में से क्या सही होगा? ठीक है, इसमें से क्या होगा सही? इसमें से सही होगा नंबर सेकंड, ग्रांटिंग वोट टू एवरी एडल्ट इंडियंस, प्रत्येक वयस्क भारतीयों को तो वोट देना। जैसा सभी को पता है, उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज की बात आ गई थी। क्या आ गया था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ठीक है, ग्रांटिंग वोट टू एवरी एडल्ट इंडियन, प्रत्येक वयस्क भारतीयों को वोट देना। ठीक है, बाद में बहुत 18 साल से, जैसे पहले क्या था, पहले वोटिंग राइट्स जो हुआ करते थे वो ज्यादा थे। ठीक है, बाद में वोटिंग राइट 18 प्लस कर दिया गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1989 में जो वोटिंग राइट्स है वो, अगर आपकी उम्र 18 प्लस है तब आपको दिया गया। उससे पहले जो वोटिंग राइट थी उसकी उम्र ज्यादा थी। ठीक है, 21 या 22 थी, चेक कर लेना आप। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो हर किसी को, प्रत्येक वयस्क को भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया था
कब की बात है? कॉन्स्टेंट असेंबली का क्वेश्चन है ये, जब इंडिपेंडेंस हमको मिल रही थी तब की बात है, ठीक है। There was a substantial agreement among the leaders on one central feature of the constitution, was universal adult franchise leave, ठीक है। चलो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 2। चलो, ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह हु परस्यूड गांधी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मैन अलोन, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में 1930 में, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक थी, उनके साथ उनके वर्कर्स चले थे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चला था? सब दांडी से साबरमती आश्रम तक चला था, ठीक है। तो उन्होंने ये जो सॉल्ट सत्याग्रह निकाला था बेसिकली, ठीक है, तो उसने किसने कहा गांधी जी को कि नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मैन अलोन, सिर्फ महिलाओं का मतलब सिर्फ मेन का सहयोग मत लीजिए, इसमें आपको महिलाओं के भी सहयोग की जरूरत होगी। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के विरोध प्रदर्शन केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए किसने मनाया गांधी जी को? तो वो कौन महिला थी जिसने मनाया कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन्स का भी सपोर्ट लीजिए, ठीक है। तो कौन थी वो? उनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसका आंसर होगा 3। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा, ठीक है। कई लोग यहाँ पे सरोजिनी नायडू भी मार के आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग सरोजिनी नायडू भी आ जाएंगे मार के, कई किताबों में सरोजिनी नायडू भी दिया रहता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। चलिए, हाँ, मैच द फॉलोइंग, एक दूसरे से मैच करना है, ठीक है। क्या की चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए मैच करते हैं। पैलियोग्राफी, ग्राफी लिखा हुआ है मतलब एक स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राकृत, पहले 2 लैंग्वेजेस बहुत फेमस थी, आपको अशोक के इंस्क्रिप्शन मिलेंगे, सारे सारे प्राकृत लैंग्वेजेस में मिलेंगे, ठीक है। तो प्राकृत लैंग्वेज यूज इन द अर्ली इंस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके अलावा वज्जी, वज्जी क्या था? उस समय का महाजनपद का एक ओलिग्राफिक स्टेट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक ओलिग्राफिक स्टेट हुआ करता था वज्जी, ठीक है। डी नंबर पे क्या है? हाँ, डी नंबर का है अश्मक। अश्मक क्या है? अश्मक का मतलब है ए महाजनपद लोकेटेड इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। सभी देख रहे हैं? फोर्थ का हमारे पास आंसर होगा ए, ठीक है। चलो, वही मिलाना है, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा, पूरा लेख मतलब लेखन की शैली हो जाएगा। प्राकृत का मतलब हो जाएगा प्रारंभिक शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, ठीक है। वज्जी का मतलब हो जाएगा कुलीन राज्य, और अश्मक का मतलब हो जाएगा भारत के अधिकांश दक्षिण भाग में स्थित एक महाजनपद, ठीक है। तो ये आपका हिंदी में हो गया, वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The mutiny sepoys arrived at the gates of the Red Fort early in the morning on the, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसमें जो सिपाही थे जिन्होंने म्यूटनी की थी उसकी तारीख पूछी गई है। विद्रोही सिपाही सुबह लाल किले के द्वार पर किस तारीख को पूछे थे? 10 मई 1857, 11 मई 1857, 12 मई या फिर 13 मई, किस तारीख को पहुंचे थे, ठीक है। तो वो किस तारीख को पहुंचे थे? वो पहुंचे थे 11 मई 1857 को। कब पहुंचे थे? 11 मई 1857 को पहुंचे थे, ठीक है। सबको दिख रहा है ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 1857 के दौरान तालुकदारों और किसानों ने डैश में तीव्र और दीर्घकालिक प्रतिरोध किया। During 1857, तालुकदार and the peasant carried on an intense and long-lasting resistance in which place, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? आपने एनसीईआरटी पढ़ी है,
तो यहाँ पे तालुकदार और पीसेंट्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो तालुकदार और पीसेंट कहाँ पे हुआ करते थे? तालुकदार और पीसेंट जो कि सबसे ज्यादा हुआ था 1857 का, वो कहाँ पे हुआ था? अवध में हुआ था, ठीक है। अवध को नर्सरी ऑफ कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आर्मी स्टेशन थी, जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसमें नंबर ऑफ जो सोल्जर्स थे जो सबसे ज्यादा थे, वो कहाँ से थे? अवध के थे, ठीक है। अवध को इसीलिए नर्सरी ऑफ सोल्जर्स भी कहा जाता है। अवध को क्या कहा जाता है बच्चों? अवध को कहा जाता है नर्सरी ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पढ़ा कि 1857 में तालुकदार और पीसेंट का रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था, किस जगह पे बहुत ज्यादा हुआ था एग्रेसिव तौर पे, तो कहाँ पे हुआ था? अवध में हुआ था, ठीक है। और अवध को नर्सरी ऑफ सोल्जर्स भी कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 6 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलाइकार अमियार was a devotee who adopted the path of extreme asceticism in order to attain her goal। कलाइकार अमियार की भक्त थी, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक तपस्या का मार्ग अपनाया। किसकी भक्त हुआ करती थी? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पार्ट 2 मेडावल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कलाइकार अमियार जो थी वो शिव की पूजा करती थी। किसकी पूजा करती थी? शिव की पूजा करती थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए एक और वुमेन के बारे में पूछा था, इनका नाम अंदाल है। अंदाल जो थी वो अलवर सेंट हुआ करती थी। कौन सी सेंट थी? अलवर, ठीक है। अलवर सेंट हुआ करती थी, ठीक है। और ये जो थी ये किसकी? ये थी, ये शिव की थी, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। ए वी और एक होता है एन और एस, ठीक है। तो शिव जी की जो पूजा करते हैं उनको कहते हैं नयनार। क्या कहा जाता है उनको? नयनार कहा जाता है, नयनार, ठीक है। और जो कि अलवर जो कि होते हैं वो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो जो कराईकाल अमियार थी वो किसकी पूजा करती थी? शिव की पूजा करती थी। और वो कौन थी? एक नैनार सेंट हुआ करती थी, ठीक है। अलवर सेंट और नैनार सेंट सबने पढ़ा होगा। ये भक्ति मूवमेंट की जस्ट स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर आप भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे तो भक्ति मूवमेंट की स्टार्टिंग ही क्या है? पहले अलवर है, फिर नैनार सेंट है, ठीक है। तो कलाइकाल जो अमियार हुआ करती थी वो अप्पा कहती थी, ठीक है। वो शिव जी को क्या कहती थी? वो शिव जी को अपना अप्पा मानती थी। अप्पा मतलब होता है पापा, ठीक है। यहाँ की तो थी नहीं, ठीक है। तो वो शिव जी को अप्पा कहती थी कि जो भगवान शिव है वो कौन है? मेरे अप्पा या फिर पापा है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से अगर हम अंडाल के बारे में पढ़ेंगे तो अंडाल जो थी वो विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान का एक बहुत फेमस टेम्पल है तमिलनाडु में जिनको कहा जाता है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम स्वामी टेम्पल कहा जाता है। तो श्रीरंगपट्टनम स्वामी के टेम्पल में उन्होंने विष्णु जी को, विष्णु जो भगवान हुआ करते थे, विष्णु जी को अपना प्रेमी बताया है। क्या बताया है? विष्णु जी को अपना प्रेमी बताया है, ठीक है। तो एक ने तो अप्पा बना दिया, एक ने तो उनको कहा है कि मेरे पापा के समान है शिव जी, और एक ने कहा है कि विष्णु भगवान मेरे प्रेमी के समान है। किसके समान है? प्रेमी के समान है, ठीक है। एक बहुत फेमस टेम्पल है श्रीरंगम का नाम से, श्रीरंगम नाथ स्वामी, श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल एक है तमिलनाडु का, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा कि श्रीरंगनाथ के जो स्वामी हैं
मतलब श्रीरंग नाम के स्वामी कौन है? विष्णु भगवान जो है। विष्णु भगवान कौन है? विष्णु भगवान मेरे प्रेमी है। ठीक है, चलिए ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर करैकाल अमियार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो अंडल से क्वेश्चन 101% हर सीयूईटी यूजी के प्रीवियस क्वेश्चन में पाया जाता है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Francis Buchman survey of district in North Bengal gave us a vivid description of the rich peasant known as जोटेदार। ठीक है, तो जोटेदार कौन होते हैं? जोटेदार जो होते हैं उनको रिच पीसेंट कहा जाता है। रिच पीसेंट मतलब होता है अमीर किसान। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के जिले के सर्वेक्षण से हमें जोटेदार के नाम से जाने वाले धनी किसानों के एक विशद विवरण मिलता है। कहाँ के? मालदा, बीरभूम, सिलीगुड़ी या दिंजापुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दिंजापुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिंजापुर हो जाएगा। फ्रांसिस बुचमैन से बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। ठीक है, फ्रांसिस बुचमैन को जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी में सभी लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुचमैन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मुझे लग रहा है पहले चैप्टर ही में फ्रांसिस बुचमैन के बारे में दिया, पहला या दूसरे चैप्टर में मॉडर्न हिस्ट्री के। चलो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिंजापुर। क्या हो जाएगा? दिंजापुर आंसर हो जाएगा, दिंजापुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, The stated that if payment did not come in by sunset of the specified date, the जमींदारी were liable to be auctioned। ने कहा कि यदि निर्दिष्ट तिथि के सूर्यास्त तक भुगतान नहीं होता है तो जमींदारी को नीलाम की जा सकती है। कौन चीज में ऐसा किया गया? तो ऐसा किया गया सनसेट लॉ में। सनसेट लॉ कब आया था? सनसेट लॉ आया था 1794 में। ये किसके अंडर में हुआ था? ठीक है, ये हुआ था आपका परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में। किस अंदर में हुआ था? परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट कब आया? परमानेंट सेटलमेंट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इस्तेमारादी सेटलमेंट, जमींदारी सेटलमेंट। ठीक है, तो परमानेंट जो सेटलमेंट था वो आया आपका 1793 में। कौन लेकर आया? तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो लेकर आए। उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अच्छा कहाँ कहाँ पे आई अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे आया? ये बंगाल में रहा, बिहार में आया और उड़ीसा में आया। 3 जगह पे आया। ठीक है, तब परसेंटेज देख लेना कितने परसेंटेज लैंड में परमानेंट सेटलमेंट को किया गया। ठीक है, ये जो परसेंटेज था वो जमींदारों से हुआ करता था। परमानेंट सेटलमेंट किसका था? जमींदारों से होता था। देखो परमानेंट का क्या मतलब है? परमानेंट का मतलब है एक बार जो टैक्स फिक्स कर दिया गया वही टैक्स हमेशा लिया जाएगा। ठीक है, सर्वे एक बार सर्वे किया गया, सर्वे में जो टैक्स आया, ठीक है, सबको वही टैक्स देना पड़ेगा हमेशा। इसी को कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, इसी को कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अब जो टैक्स है वो जमींदारों से किसके पास जाता था? जमींदारों से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था। ठीक है, और पीसेंट जो होते थे, किसान जो होते थे, वो जमींदारों को टैक्स देते थे और वो जमींदार टैक्स देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को जाकर के। ठीक है, सारी कहानी आपको समझ में आ गई। टैक्स कितना था अगर आपसे पूछा जाए तो जो टैक्स की दर थी वो 89/11 हुआ करती थी। कितनी थी टैक्स की दर? 89/11 थी। ठीक है, अब आप कहोगे सर 89/11 क्या होता है? तो यहाँ देखो 11 जो पार्ट है वो जमींदार को मिलता था। ठीक है, और जो 89th पार्ट है वो उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। तो इसको कहते हैं 89/11। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, आप इसको 10/11 भी लिख सकते हो। ठीक है, 1/10 और 10/11, तो 10/11 हो गया, 10/11 और 1/11। ठीक है, मतलब अगर 11th पार्ट है तो 11th पार्ट में 10th पार्ट किसको मिलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा। और 1/11 है तो 1/11 में एक जो पार्ट है वो किसको मिलेगा? एक जो पार्ट है वो मिल जाएगा। ऐसे सपोज करो ना यार, देखो 100 रुपये आपके पास है। ठीक है, 1/11 में एक जो पार्ट है वो जमींदार को मिल जाएगा, 10/11 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा 10th पार्ट। ठीक है, देखो क्या होता, सपोज करो 100 रुपये तुम्हारे पास है, 100 रुपये में से
विभाजन होगा तो विभाजन में 89 रुपए मिल गए ईस्ट इंडिया कंपनी को, 11 रुपए किसके हो गए, जमींदार के हो गए। इसी को कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो इसमें जमीन अगर सनसेट लॉ है, अगर एक डेट है, फिक्स डेट किया गया, अगर उस डेट तक अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो दूसरे जमींदार को वो जो लैंड होगी वो क्या हो जाएगी, दे दी जाएगी। सपोज करो Z1 जो जमींदार है वो टैक्स नहीं दे पाया तो Z2 जमींदार को जमीन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर Z2 जमींदार नहीं दे पाया टैक्स तो फिर Z3 जमींदार को लैंड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर उस जमीन से उतना टैक्स वो जमींदार नहीं निकाल पाएगा तो ये हमेशा ट्रांसफर होता रहेगा, ये फिर Z4 को चला जाएगा। ठीक है, फिर हो सकता है Z4 जितना टैक्स निकल रहा है उतना टैक्स दे दें उनको। ठीक है, इसी को कहते हैं सनसेट लॉ या सूर्यास्त कानून। ठीक है, सूर्यास्त हो गया उसके बाद से अगर आप जमीन के जो पैसा है, जो टैक्स है, अगर आप वो जमींदार नहीं दे पाए तो वो किसी और को दे दी जाएगी जमीन। चलो समझ गए। चलो Which leader demanded justice for women non-reserved seats or separate electorates? किस नेता ने आरक्षित सीटों या पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की नहीं बल्कि महिलाओं के लिए न्याय मांगने की बात कही थी? हंसा मेहता, जेंग नकपा, केजी खंडकर, एनजी रंगा। कौन थी? हंसा मेहता हुआ करती थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा हंसा मेहता। ठीक है, 11th का ए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हंसा मेहता का सबने नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, वुमेन मूवमेंट्स में इनका नाम, हंसा मेहता का नाम लगभग सबने सुना होगा। चलिए, भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ का होने का गौरव किसको प्राप्त है? ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 हैज अ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा है, लंबा नहीं, सबसे बड़ा है दुनिया का, इसका गौरव प्राप्त है। आंसर क्या हो जाएगा? 12th का आंसर हो जाएगा डी, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? भारत का है। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। अनरिटन नहीं होगा, नॉन अमेंडेबल नहीं होगा, स्मॉलेस्ट नहीं होगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, द प्रोटेस्ट इन द आफ्टर द इंस्टीट्यूशन पंजाब बिकेम पर्टिकुलरली इंटेंस ऑफ विच एक्ट? ठीक है, पंजाब में कौन सा ऐसा एक्ट लाया गया जिसके बाद एकदम आग जो है वो भड़क पड़ी? तो कौन सा ऐसी चीज थी? रोलैक्ट एक्ट लाया गया था 1919 में। रोलैक्ट एक्ट की एक सबसे फेमस लाइन जो सभी को याद होगी, क्या लाइन थी? लाइन आपको याद है? लाइन थी, नो वकील, नो अपील और नो दलील। नो वकील, नो अपील और नो दलील। ठीक है, इसको कहते हैं रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, कोई वकील नहीं होगा, कोई अपील नहीं ली जाएगी और कोई दलील नहीं आपकी सुनी जाएगी, बस आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा रोलैक्ट एक्ट के तहत। और इसमें क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट भी कहा था। ब्लैक एक्ट मतलब क्या होता है? काला कानून होता है। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर किसकी, कौन था? मिचेल ओ डायर हुआ करता था जिसने ऑर्डर दिया था। ठीक है, रोलैक्ट एक्ट में आर्टिकल 32 को वायलेट किया गया। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कहा जाता है कि आर्टिकल 32 को वायलेट करता है। आर्टिकल 32 में कई सारी चीजें हैं, जैसे क्या क्या था? जैसे मैंडेमस थी, सेरिटोरी था, क्वी वारंटो था। ठीक है, तो कहा जाता है कि आर्टिकल 32 का एक प्रावधान था जिसको कहते थे हैबियस कॉर्पस। क्या कहा जाता था? हैबियस कॉर्पस कहा जाता था। ठीक है, हैबियस कॉर्पस ग्रीक वर्ड है। हैबियस कॉर्पस को, हैबियस कॉर्पस क्या है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस के अधिकार को ये निश्चित करता है, मतलब राइट टू पर्सनल लिबर्टी नहीं देता है ये जो है। इसी कारणवश इसको कहा गया है रोलैक्ट एक्ट। ठीक है,
समझ रहे हो? ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल है, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हैबियस कॉर्पस कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। हैबियस कॉर्पस अगर आप इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, एम लक्ष्मीकांत, तो आपने पढ़ा भी होगा। नहीं पढ़ा इसका मतलब होता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो रोलेट एक्ट के तहत राइट टू पर्सनल लिबर्टी पूरी तरीके से छीन ली गई थी हर इंसान से। ठीक है, चलो ये इसकी लाइन याद रखना, नो वकील, नो अपील और नो दलील। आर्टिकल 32 राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलो आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द सिंबल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट दैट कुड मेक द पुअर टू अर्न सप्लीमेंट्री इनकम एंड मेक देम द सेल्फ रिलायंट। स्वतंत्रता आंदोलन के उस प्रतीक का नाम बताइए जो गरीबों को पूरक आय अर्जित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बना सकता है। कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बना सकता है? तो कौन सी चीज है? चरखा है। चरखा को कौन लेकर आए थे? महात्मा गांधी जी लेकर आए थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके ऊपर एक बुक लिख दी थी। उस किताब का नाम था द कल्ट ऑफ चरखा। क्या नाम था किताब का? उस किताब का नाम था बच्चों द कल्ट ऑफ चरखा, चरखे के नुकसान। ठीक है, किसने किताब लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किताब लिखी, द कल्ट ऑफ चरखा। ठीक है, तो ये चरखा जो गांधी जी ने लेकर आया था कि सबको सेल्फ रिलायंट बनाना है, चरखा चलाना है और उससे अपने लिए खुद इकोनॉमी को डेवलप करना है, इंडस्ट्रीज को वो करना है, पूरी तरीके से बाइकआउट करना है। ठीक है, तो इन्होंने बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि चरखे की क्या क्या बुराइयां हैं, चरखा क्यों नहीं चलाना चाहिए आम जनता को भारत की। इसीलिए इनकी किताब का नाम है द कल्ट ऑफ चरखा। ठीक है, तो आप एक तरफ महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी देख सकते हैं चरखा, और एक तरफ आप रविन्द्रनाथ टैगोर की उससे जस्ट अपोजिट आइडियोलॉजी को देख रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मुझे थोड़ी बहुत चीजें याद आ जाती हैं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, कुछ यूजी लेवल की भी, कुछ पीजी लेवल की भी, कुछ उससे भी ऊपर लेवल की भी, कई सारे क्लासेस में पढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीव ऑफ लखनऊ पेंट किसने किया है? रिलीव ऑफ लखनऊ किसके द्वारा चित्रित किया गया है? किसने बनवाया है रिलीफ ऑफ लखनऊ? बहुत फेमस पेंटिंग है बच्चों। ठीक है, किसने बनवाया है? ये बनवाया थॉमस जॉनस बेकर ने। आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस जॉनस बेकर। एनसीईआरटी, डायरेक्ट एनसीईआरटी से मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। और ये रिलीफ ऑफ लखनऊ का फिगर भी बनाया हुआ है एनसीईआरटी में, बुक में एकदम नीचे में, मुझे जहां तक याद आ रहा है रिलीफ ऑफ लखनऊ का फिगर है। फिगर को आप देखोगे, उसके राइटर का भी नाम है, किसने बनाया? थॉमस जॉनस बार्कर ने उस पेंटिंग को बनाया है। ठीक है, रिलीफ ऑफ लखनऊ का संबंध किससे है? रिवोल्ट ऑफ 1857 से है। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर में आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल यूजिंग ग्रीस कार्टिलेज वर्ड, वो गवर्नर जनरल जिसने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने वाले एनफील्ड राइफलों को शुरू किया, क्या नाम था उसका? तो उनका नाम था हेनरी हार्डिंग। एक मिनट, क्या नाम था उनका? उनका नाम था हेनरी हार्डिंग। ठीक है, तो न्यू इनफील्ड राइफल में जो कार्टिजेस लेकर आया था, जो इमीडिएट कॉस्ट था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, वो किसकी वजह से था? हेनरी हार्डिंग की वजह से था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था हेनरी हार्डिंग। सबको दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए, हेनरी हार्डिंग नाम हुआ करता था उनका। इससे पहले क्या यूज होता था? इससे पहले ब्राउन बॉक्स यूज होता था। बिफोर बिफोर क्या यूज होता था? ब्राउन बॉक्स। ठीक है, कार्टिजेस आया, चर्बी वाले कारतूस आए, उसको मुंह से खोल करके ऐसे लिखा जाता था। जब उसको मुंह से खोला गया तो उसमें ये कहा गया कि उसमें सुअर और गाय की उसमें चर्बी मिलाई गई है। ठीक है, तो ये एक धार्मिक कारण भी हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, इसको कहा जाता है कि आग में घी का काम किया। लोग वैसे ही बहुत सी चीजों की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 में गुस्सा थे अंग्रेजों से। ठीक है, कि मतलब कुछ ना कुछ है, तो आग जल रही थी, बस इमीडिएट कॉस्ट यही था। ठीक है, ऐसा नहीं था यही एक कारण था, नहीं, ये इमीडिएट कॉस्ट था। और भी कई सारे कारण थे, जैसे कि क्या पढ़ते हो आप?
सामाजिक कारण रहे, राजनीतिक कारण रहे, कुछ धार्मिक कारण रहे, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल कारण रहे, कुछ इकोनॉमिक कारण रहे, कुछ मिलिट्री कारण रहे, कई सारे कॉजेस थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के होने पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। बिफोर ब्राउन बॉक्स, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नैनार कौन किस गॉड के डिवोटी थे? अभी हमने एक नैनार सेंट का नाम बताया है अभी आपसे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कराईकाल अमियार, ठीक है। और अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नैनार किसके डिवोटी हुआ करते थे, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था? अलवर जो थे वो विष्णु के थे और नैनार जो थे वो शिव भगवान के हुआ करते थे, ठीक है। तो 17th हमारा क्वेश्चन है, 17 का क्या हो जाएगा? एन मतलब नैनार किसके है? शिव के है, तो 17 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नैनार किस भगवान के भक्त होते थे? तो वो शिव भगवान के भक्त होते थे। अलवर किस भगवान के भक्त थे? तो विष्णु भगवान के भक्त थे। AVNS, इससे आप याद कर सकते हो, एकदम शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है। चलो, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर लोकेटेड है? फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर लोकेटेड है? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी भारत में। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3 प्रेसिडेंसीज अंग्रेजों की थी। कौन कौन सी थी भाई? कलकत्ता हुआ करती थी, बॉम्बे हुआ करती थी और मद्रास हुआ करती थी, ठीक है। तो मद्रास में क्या था? मद्रास में था उस समय जिसको कहते थे फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या हुआ करता था मद्रास में? फोर्ट सेंट जॉर्ज होता था। कलकत्ता का नाम पता है क्या सबको? फोर्ट विलियम्स का नाम सबने सुना है क्या? ठीक है, तो कलकत्ता में क्या हुआ करता था? कलकत्ता का नाम था फोर्ट विलियम्स, ठीक है, बहुत फेमस किला है कलकत्ता का। और बॉम्बे का नाम था बॉम्बे कैसल। बॉम्बे के किले को क्या कहते थे? बॉम्बे कैसल कहा जाता था, ठीक है। और मद्रास के किले का नाम तो लिखा ही है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। एक बॉम्बे में भी एक किला बनाया गया, उसका नाम था जॉर्ज फोर्ट। क्या नाम था बॉम्बे के किले का? जॉर्ज फोर्ट नाम था। लेकिन यहाँ पे सेंट जॉर्ज पूछा है, तो सेंट जॉर्ज क्या हो जाएगा? मद्रास हो जाएगा, ठीक है। फोर्ट विलियम, बॉम्बे कैसल और सेंट जॉर्ज, ठीक है। सभी को याद है ना भाई? नाम तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। यहाँ पे ये क्या थी? ये सब फैक्ट्रीज थी अंग्रेजों की, फैक्ट्रीज। फैक्ट्री मॉडर्न डे की फैक्ट्री नहीं भाई, आज की फैक्ट्री नहीं जो बड़ी बड़ी मशीनें जिसके अंदर हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फैक्ट्री का मतलब होता है वेयर हाउस। एक वेयर हाउस होता था जहां पे वो सामान जो खरीदते थे अंग्रेज, वो सामान अपना वहां पे रख देते थे, ठीक है। और वहां पे सामान रखने के बाद जब उनको जरूरत होती थी तो उसको इंग्लैंड भेज देते थे, अपने देश भेज देते थे और वहां से मुनाफा कमाते थे। उसके लिए उन्होंने फैक्ट्री खोली थी। फैक्ट्री को मतलब कहते हैं वेयर हाउस कह सकते हैं, ठीक है। चलो अजीता केसाकम्बलिन वॉज अ किंग फिलोसफर पोएट मिस्टर। अजीता केसाकम्बली एक थी, क्या थी वो? एक फिलोसफर या फिर दार्शनिक हुआ करती थी। 19 का क्या आंसर हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। सभी को दिख रहा? चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ। मेगालिस, जिम प्रिंसेप, पियादसी, एपिग्राफी। तो बीचवे को हमें क्या करना है? मिलाना है, एक दूसरे से हमें क्या करना है? मिलाना है, ठीक है। तो मेगालिस कब हुआ? मेगालिथ, माइक्रोलिथ, 2 प्रकार के टूल होते हैं। पीरियड था पैलेथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, चाकोलिथिक पीरियड, ठीक है। सभी को याद है कि नहीं याद है? तो मेसोलिथिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है, मेगालिथ देखने को मिलेगा। जिम प्रिंसेप कौन थे? जिम प्रिंसेप ने अशोक की पहली बार स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड किया था, ठीक है। ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को किसने डेसिफर्ड किया था? अशोक के, किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ठीक है। पियादसी कौन थे? पियादसी अशोक जी को कहा, अशोक जो कि एक शासक हुआ करते थे मॉडर्न डायनेस्टी के किंग अशोक, उनको पियादसी कहते थे। तो पियादसी जो थे वो मीन्स प्लीजेंट टू बिहोल्ड, ठीक है।
जो प्रियदर्शी है उसका मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है, उसका मतलब है प्लीजेंट टू बीहोल्ड, ठीक है। जैसे देवनम प्रिया भी कहा जाता था अशोक को, देवनम प्रिया और प्रियदर्शी दोनों कहा जाता था, वही लिखा हुआ है, उसका मीनिंग लिखा है, प्रियदर्शी का मीनिंग क्या होता था, प्लीजेंट टू बीहोल्ड। एपिग्राफी क्या होता है, एपिग्राफी मतलब होता है इंस्क्रिप्शन को स्टडी करना, ठीक है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो A2 B1 C4 D3, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वही है, मिलाना है। मेगालिथ पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में उभरा। जेम प्रिंसेप ने अशोक के ब्रह्मी और खरोष्टी को गढ़ा। प्रियदर्शी अर्थात देखने में जो सुखद हो उसको प्रियदर्शी कहते हैं। पूरा लेख मतलब होता है शिलालेखों का अध्ययन करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिला दिया, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वो था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। was sent to from Britain to India trying for a compromise and गांधी जी and Indian National Congress, गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौता करने की कोशिश करने के लिए ब्रिटेन से भारत भेजा गया। किसको भेजा गया, तो उस समय भेजा गया था स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसटी हो जाएगा, एसटी मतलब हो जाएगा स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। सभी को बैकग्राउंड तो पता है ना भाई, बैकग्राउंड सभी चीजों का पता रखिए। बैकग्राउंड क्या था, क्रिप्स मिशन लाया गया, बिना इंडियन से पूछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर दिया, मतलब ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। हमारी आर्मी वार्मी मिलिट्री सबको भेज दिया था। तो फिर उन्होंने, भारतीयों ने कहा, भारतीय नेताओं ने कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि बिना आपने हमसे पूछे कैसे भेज दिया। तो उस बात पे डिबेट था। अब वो ब्रिटिशर चाहते थे कि हम इंडियंस का सपोर्ट ले, तो वो अलग अलग टाइप्स के मिशन भेजते थे, ठीक है। 1940 में भी कुछ हुआ, फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में जाकर आया, ठीक है। क्रिप्स मिशन भी पूरी तरीके से फेल्ड हो गया। क्रिप्स मिशन की शर्तें थे जो कि स्टैफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे, वो भी पूरी तरीके से निष्कासित कर दी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसके बाद क्या लाया, इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन कब से चलाया, 8 अगस्त 1942 से चलाया, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ ये डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ, जब क्रिप्स मिशन को पूरी तरीके से असफल कर दिया गया तब हुआ। गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। ये वही कॉन्फ्रेंस है जिसने गांधी जी ने भाग लिया था, इकलौता ऐसा कॉन्फ्रेंस है जिसने गांधी जी ने क्या किया था, भाग लिया था, बाकी किसी में भाग नहीं लिया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, और बरदोरी पीसेंट मूवमेंट में कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि 1928 में हुआ। ऑप्शन देखते हैं, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, ठीक है, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 4, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक है। चलो बहुत आसान था, कुछ नहीं करना, बस डेट मिलाना है यार। देखो ठीक है, देखो ये हिंदी में लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा ए। सभी लोग हिंदी में भी देख लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। चलो अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित को क्रमांकित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। इंसिडेंट लिखा हुआ है, सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से दिया गया है, थोड़ा टफ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइमलाइन पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक टाइमलाइन में आप पहले लिखेंगे, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, पूरी टाइमलाइन आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये बुक में जाके देख लीजिएगा, 24वें का 24th का हमारा होगा
क्या क्या 24th का होगा? तो थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। 24th का होगा डी। डी क्या है? DBCEA है, ठीक है। चलो चलिए, पहले क्या हुआ? पहले हुआ राइजिंग लखनऊ। पहले क्या हुआ? पहले हुआ राइजिंग इन लखनऊ, ठीक है। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश सफर एंड डिफीट इन द बैटल ऑफ चिन्हट। सबने बैटल ऑफ चिन्हट का नाम सुना है, ठीक है। फिर हुआ शाहमल व किल्ड इन द बैटल। शाहमल की मृत्यु हुई बैटल में, ठीक है। उसके बाद हुआ ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हैवलॉक आउटर इंटर्न द रेसिडेंसी इन लखनऊ, ठीक है। तो ABC और ये हो गया D, और यहाँ पे हो गया रानी ऑफ झांसी किल्ड इन द बैटल, E हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया इसका, रानी झांसी युद्ध में मारी गई, चिन्हट की लड़ाई, लखनऊ। ये देख लीजिएगा आप नीचे वाले लोग, ठीक है, ये हिंदी में दिया गया है नीचे। तो डी, पहला होगा डी, फिर बी, फिर CEA, DBCEA, ठीक है। 24वें का DBCEA, ठीक है। डी, फिर बी, फिर CE और ABCDE, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा DBCEA हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा DBCEA हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रानी ऑफ झांसी वर represented as a figure chasing the enemy, slaying British soldier and voluntary fighting. झांसी की रानी को दुश्मन का पीछा करने वाली, ब्रिटिश सैनिकों को मारने वाली और अपने अंतिम समय तक बहादुरी से लड़ने वाली छवि के रूप में दर्शाया गया है। तो मैस्कुलिन छवि के रूप में, मर्दाना छवि के रूप में दर्शाया गया है। मैस्कुलिन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन हो जाएगा, मैस्कुलिन, ठीक है। किसने लड़ाई की थी? तो सर हग रोस ने लड़ाई की थी। क्या नाम था उनका? सर हग रोस नाम था, ठीक है। सर हग रोसलिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा है। सर हग रोस ने ही रानी ऑफ झांसी से लास्ट में बैटल लड़ा था और उसमें ये वीरगति को पूरी तरीके से वीरगति को प्राप्त हो गई थी। सर हग रोस ने कहा था, इतने लोगों में से मुझे पहली बार कोई मर्द मिला जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में लड़ रहा था, ठीक है। इतने सारे सैनिकों में से मुझे पहली बार दिखाई पड़ा कोई इतनी ज्यादा ब्रेवरी से लड़ रहा था। तो सर हग रोज बहुत तारीफ भी करते हैं रानी और झांसी के बारे में। तो वो क्या थी? मर्दाना, मैस्कुलिन से लड़ रही थी, ठीक है, मर्दाना। ये लाइन NCERT से ली गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आ गए, ठीक है। 26 पे क्या हो जाएगा? कुल मतलब होता है फैमिली। कुल मतलब क्या होता है? फैमिली होता है, ठीक है। अष्टधाई, अष्टधाई एक वर्ग है जो कि संस्कृत ग्रामर के ऊपर है, ठीक है। वंशा क्या है? वंशा लीनिएज है। और चरक संहिता क्या है? चरक संहिता किताब है जो कि मेडिसिन को डेडिकेट की गई है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2143, 2143, ठीक है। 2143 कहाँ पे है? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2143 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है ये। चलो, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम
भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया? तो सब्सिडरी सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। सब्सिडरी अलायंस को भारत में ले करके आया था। लॉर्ड वेलेस्ली को भारत का शेर भी कहा जाता है। भारत का शेर भी कहा जाता है इनको, ठीक है। इनको अकबर भी कहा जाता है। अकबर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है। सब्सिडरी यहाँ से ही लेकर आए थे, ठीक है। एक फ्रेंच गवर्नर था। फ्रेंच गवर्नर का बेसिकली आइडिया था। उस फ्रेंच गवर्नर का नाम था ड्यूप्लिक्स, ठीक है। तो ड्यूप्लिक्स का जो मतलब ड्यूप्लिक्स की जो प्लानिंग थी सब्सिडरी अलायंस बनाने की स्टेट्स को, वो प्लानिंग ड्यूप्लिक्स की थी। उसी को पूरी तरीके से लॉ के रूप में फॉर्मुलेट किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है, जिसको कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। राज्यों से अलायंस क्रिएट कर देते थे। वहां पे आर्मी इंग्लिश अपनी आर्मी वहां पे कंपनी अपनी आर्मी वहां पे स्टेशन कर देती थी। वहां पे एक रेसिडेंट को रख देती थी। सारे के सारे मिलिट्री राइट्स उनसे ले लेते थे। सारे के सारे इंटरनेशनल राइट्स उनसे ले लेते थे। इसको क्या कहते थे? उसको कहते थे सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, ठीक है। सहायक संधि पहली बार कब की गई? पहली बार की गई 1798 में, ठीक है। कौन से राज्यों से की गई थी? तो पहले हैदराबाद से किया गया, फिर मैद्रास से किया गया, ट्रैवनकोर से किया गया, अवध से किया गया, अलग अलग स्टेट से किया गया था, ठीक है। हैदराबाद, मद्रास, ट्रैवनकोर, अवध, HMTA, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली इसका आंसर हो जाएगा। 1797-98 से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली को भारत का शेर भी कहा जाता है और अकबर भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सब्सिडरी अलायंस का जो प्लान है वो किसने लाया? सबसे पहले ड्यूप्लिक्स ने लाया, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर थे। उसी फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करके सब्सिडरी अलायंस को बाद में बनाया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विरूपाक्ष गार्डियन डिटी ऑफ विजयनगर किंगडम इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ, किस चीज के फॉर्म है? विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता विरूपाक्ष को एक रूप के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। किसके रूप में प्रदान की जाती है? तो उनको कहा जाता है शिव। क्या कहा जाता है? उनको शिव कहा जाता है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है? विजयनगर एम्पायर का बहुत फेमस टेम्पल है। आपने मेडावल हिस्ट्री में टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, Which traveler described the hilly zone as impenetrable dangerous in 19th century बंगाल? किस यात्री ने 19वीं शताब्दी के बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों को अहेब और खतरनाक बताया? किसने बताया? फ्रांसिस बुचमैन ने बताया, ठीक है। फ्रांसिस बुचमैन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ठीक है। जो लोग भी फ्रांसिस बुचमैन को एनसीईआरटी की क्लास 12 में पढ़ेंगे वो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है फ्रांसिस बुचमैन से, ठीक है। किसने बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र को अमेज और खतरनाक बताया? बहुत खतरनाक है पहाड़ी क्षेत्र। किसने बताया? फ्रांसिस बुचमैन ने बताया। टाइमलाइन क्या है? 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बंगाल में वो आए थे, ठीक है। Who wrote the memorial Love is the Stronger Than Hate Remembrance of 1946? किसने लिखी किताब? खुशदेव सिंह ने लिखी। ए होगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। बहुत फेमस किताब है। किसने लिखी है? खुशदेव सिंह ने लिखी, ठीक है। हस्तिनापुर को मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट का कहा जाता है मेरठ कहा जाता है। हस्तिनापुर को क्या कहा जाता है? मेरठ कहा जाता है मॉडर्नपुर का, ठीक है। हस्तिनापुर आपको महाजनपद काल में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ए। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा, पुरी उड़ीसा, वहां से उत्तर पर मदुरई तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा? पुरी उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? पुरी उड़ीसा में। 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे। इसमें हमें सेट करना है कौन कब आया था, ठीक है। तो सबसे पहले मार्को पोलो आए थे भाई।
सबसे पहले कौन आए थे? मार्को पोलो आए थे, 13वीं सेंचुरी में आए थे, ककातिया खंडम में आए थे, रानी रुद्रमा देवी के शासन काल में आए थे, ठीक है। फिर आए थे इब्न बतूता, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए थे, इसका मतलब है 14वीं सेंचुरी में आए थे, इब्न बतूता मरा दिया, ठीक है। फिर आता है पीटा मुंडी, पीटा मुंडी 1600 से लेकर 1700 के बीच में आए थे, ठीक है। तो पीटा मुंडी यहाँ पे हो गया, तो मिलान कर लेते हैं भाई, ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया, डी का 2 हो गया हमारे पास, और बी का 4 हो गया, ठीक है। सी का 1 हो गया। अच्छा ये 16th सेंचुरी होगा, हाँ ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 33 का, सॉरी ए का 3, बी का 1, सी का 2, इसका आंसर होगा 4th हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट बस। मार्को पोलो 13th सेंचुरी मतलब 1200 से 1299 के बीच में आए थे, पहले टबलेट थे, ठीक है। फिर सही रही 16th सेंचुरी में आए थे, 1500 से लेके 1599 के बीच में आए थे। पीटर मुंडी, पीटर मुंडी, पीटर मुंडी आए थे 17th सेंचुरी में, 1600 से लेके 1699 तक, और इब्न बतूता आए थे 14th सेंचुरी में, ठीक है, 1300 से लेके 1399 के बीच में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ? 1853 में हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1853। फोर्ट सैन जॉर्ज कहाँ पे है? मद्रास में है। फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कलकत्ता में है। बोरा बाजार कहाँ पे है? बॉम्बे में, ठीक है। चलो मिला देते हैं, ए का हो जाएगा 2 आपका, फोर्ट सैन जॉर्ज मद्रास के अंदर है, बी का 3 हो जाएगा, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, और डी का 4th हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ ऑफ हम्पी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स किसने लिया था? तो अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने लिया था। किसने लिया था? अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने लिया था, ठीक है। कॉलिन मैकेंजी पहले इंसान थे, फर्स्ट पर्सन हु स्टडी हम्पी, पहले इंसान थे जो उन्होंने हम्पी को पढ़ा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन स्टडी हम्पी, वो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हम्पी को पढ़ा वो ये थे, ठीक है। 35th का हो जाएगा 3। कॉलिन मैकेंजी से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉलिन मैकेंजी को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Who and the following was associated with the critical education of महाभारत? इसका आंसर हो जाएगा वी.एस. सुथांकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर किसके लिए जाना जाता था? तो प्रीशियस स्टोन्स के लिए जाना जाता था, स्पाइसेस के लिए जाना जाता था, और टेक्सटाइल के जाता। ए सी डी हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा, ठीक है। ए सी डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रीशियस स्टोन के लिए जाना जाता था, स्पाइसेस के लिए और टेक्सटाइल के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। चलो, लॉर्ड बुद्धा किस क्लान से हैं? लॉर्ड बुद्धा साक्या क्लान से हैं, ठीक है। किस क्लान से हैं बच्चों? साक्या क्लान से लॉर्ड बुद्धा का संबंध है, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 39 पे हमें, ठीक है, 39 का आंसर हो जाएगा 2 में क्या है? ए और सी है। बायोग्राफी और सेंड रियल लीडर्स फॉर हैजियोग्राफी, और हैजियोग्राफी इन्फॉर्म अस अबाउट द बीस और फॉलो पर्टिकुलर ट्रेडिशन, ये सही है। बायोग्राफी और सेंड रियल लीडर्स फॉर टोपोग्राफी, ये गलत है। टोपोग्राफी ज्योग्राफी में होता है। नोबडी रिकॉर्डेड द हिस्ट्रीज ऑफ सेंट रिलीजियस लीडर, ये भी गलत पॉइंट लिखा गया है। जो सी है, सी का जस्ट अपोजिट लिखा गया डी। रिटन सोर्सेज डू नॉट हेल्प अस इन नोइंग हिस्ट्री, ये भी पूरी तरीके से गलत है।
आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और सी हो जाएगा, ए और सी ओनली हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका ए और सी हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 40 पूछा गया है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड दीवानी ऑफ बंगाल 75, सही है। रेगुलेटरी एक्ट पास ब्रिटिश पास 30, सही है। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, लॉर्ड डलहौजी लेकर नहीं आए थे, कॉर्नवालिस लेकर आए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे, ठीक है। लैंड ऑफ सैंथर व डिटरमाइन दरमे को, ये भी ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे, परमानेंट सेटलमेंट बॉम्बे में नहीं, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल बिहार उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। ए बी और डी हो जाएगा, तो ए और बी, डी क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो लेक्चर यहीं तक हम रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और भी सारे CUT PG प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने का काम करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। जो भी लोग देख और सुन रहे हैं, बाय।